बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकीबुल्ला कत्ल केस का फैसला सुनकर मुझे एक लाइन याद आ रही है उस वकील की। पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर वकील है। उसने ये कहा था कि पाकिस्तान के इस्तिग़ासा से किसी बंदे को अगर सज़ा हो तो वो सिर्फ वो हो सकता है जिसको उसकी माँ ने बद्दुआ दी हुई हो। मतलब ये है कि इस हद तक ये वीक हैं और इस हद तक ये चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आज ऐसा ही हुआ नकीबुल्ला कत्ल केस में। एटीसी अदालत ने जो है आपने सब कुछ सुन चुके होंगे आप कि किस तरह से उन्होंने फैसला दिया और मुल्ज़मान जो है वो बरी हुए। 15 के 15 मुल्ज़मान बरी हुए। 22 एहलकार नामजद थे। इसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन ये सारा जो केस है इसकी जो सत्यानाश इसका हुआ है वो इस्तिग़ासा की वजह से हुआ है। जो प्रोसिक्यूशन है, अदालत ने अपने ये फैसले में कहा है कि ये तो बात साबित हो रही है कि ये अगवा और जाली मुकाबले का केस था, लेकिन जो इस्तिग़ासा है वो मुल्ज़मान की जय वक़ूअ पर मौजूदगी और इस अमल में साबित होना, मुलव्विस होना जो है वो साबित नहीं कर सका। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बात का तो मुअज़्ज़ज़ अदालत भी एतराफ़ कर रही है कि ये एक फ़ेक इनकाउंटर था। लेकिन इस फ़ेक इनकाउंटर के साथ साथ ये चीज़ें थीं, ये अदालत में आपने साबित करनी होती हैं। अदालत के जजेस भी यही कहते हैं कि जब तक आप ये चीज़ें साबित नहीं करेंगे, अदालत जो है किस बेस के ऊपर, अदालतें सिंपैथीज़ के ऊपर, अदालतें जो हैं जज्बात के ऊपर तो फ़ैसले नहीं करती। कोई जलसा तो नहीं हो रहा कि जज साहब वहाँ पे जाके रोना लग जाएँ और किसी के रोने धोने पे वो फ़ैसला सुना दें। एसएसपी मलीर थे उस टाइम, राव अनवार, वो इस केस से बरी हुए हैं और उनके साथ 15 मुल्ज़मान जो दीगर थे उन तमाम को बरी किया है। तो इसके ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी बहस चल रही है। तो मेरे ख्याल में अदालतों को कोसने की बजाय आप प्रोसिक्यूशन के ऊपर बात करें कि आखिर इतना हाई प्रोफाइल केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक इस केस की बाज़गश्त जो है ना वो सुनी गई थी और उसके बाद भी इतना फॉर ग्रांटेड लिया गया इस केस को कि आज अदालत को अपने फैसले के अंदर ये लिखना पड़ा है। और इस केस का एक और दर्दनाक पहलू कि जो नकीबुल्ला महसूद था, उसके जो वालिद थे, जब ये कत्ल हुआ नकीबुल्ला 2018 में 13 जनवरी को, तो इनके वालिद जो हैं बुनियादी तौर पर मुद्दई बने थे इस केस के। और आप में से शायद कुछ लोगों को ये इस बात का इल्म हो कि नकीबुल्ला महसूद का केस लड़ते उसका जो बूढ़ा बाप था वो जान की बाजी हार गया और वो फौत हो गए। तो मैं तो कहता हूँ कि शुक्र है वो आज ज़िंदा नहीं हैं। अगर वो आज ज़िंदा होते तो अपने बेटे के जो कातिल हैं उनको इस तरह से बरी होता हुआ शायद वो अपनी इन आँखों से बर्दाश्त ना कर सकते कि किस तरह से एक नौजवान को, बल्कि एक नौजवान नहीं 3 नौजवान कत्ल हुए थे। नकीबुल्ला महसूद के साथ 3 और दोस्त भी थे जिनको कराची में एक फ़ेक एनकाउंटर के अंदर मारा गया था। फ़ेक एनकाउंटर को दुरुस्त साबित करने के लिए उसके बाद काफ़ी सारे केसेस बनाए गए थे नकीबुल्ला महसूद के ऊपर। टेररिज्म के केसेस थे, असला बारूद के केस थे। वो तमाम केस जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उन्होंने 2019 में इन तमाम केसेस को खारिज किया था। और उसके अलावा 2018 25 मार्च को फ़र्द जुर्म आयद हुई थी तमाम मुल्ज़मान के ऊपर। 22 मुल्ज़मान थे और वो दूसरे मुल्ज़मान तो अभी तक पेश ही नहीं हुए। इस केस को 5 साल गुजर गए हैं लेकिन उन्होंने पेश होने तक की ज़हमत नहीं की। वो ज़हमत क्या करते जब तमाम ऊपर से नीचे तक तमाम इदारे, तमाम लोग मिले हुए हों, इस तरह की केसेस, इस तरह की प्रोसिक्यूशन करें, इस तरह केसों को आप, इतने हाई प्रोफाइल केस को आप इस तरह इंटरोगेट करेंगे, उसका यही रिज़ल्ट निकलना था। खैर जबरान साहब हैं जो कि इस केस को देख रहे हैं, वो आगे इस केस को उन्होंने फैसला किया टेकअप करने का, जो हायर कोर्ट है सिंध हाई कोर्ट में। लेकिन देखिए, सिंध हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या कोई भी अदालत हो, दुनिया भर की कोई भी अदालत, आप दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में देख लें कि इतना स्ट्रॉन्ग केस होता है। बल्कि पुलिस जब आपके ऊपर हाथ डालती है तो उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इनफ एविडेंस होता है कि उसके बाद कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। किसी जो मुल्ज़िम होता है वो समझें कि वो जो फैसला पाकिस्तान में 25 साल के बाद भी नहीं होता अदालतों में, जिसको अदालतों को डिसाइड करते करते लग जाते हैं, वो जब बंदा अरेस्ट होता है तो अरेस्ट होने से पहले ही ये फैसला जो है वो हो चुका होता है वहाँ पर। इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि किस तरह से मुद्दई का वालिद जो है, बूढ़ा एक शख्स वज़ीरिस्तान का, जो कि यहाँ पर कारोबार के सिलसिले में इस शहर में आए थे, वो जान की बाजी हार जाता है। और इस सारे केस के ज़ाहिर है उसको अपने नौजवान बेटे के कत्ल पर आप खुद सोचें कि उसकी क्या हालत हुई होगी, उस बदबख्त बाप की, उस इनफैक्ट बदकिस्मत इंसान की,
کہ جو بڑے شہر میں اپنے بیٹے کو لے آیا لیکن آخرکار اس کی جان وہاں پر چلی گئی۔ اچھا اس کے علاوہ یہ تھا کہ یہ جو پی ٹی ایم ہے، یہ پی ٹی ایم جو ہے وہ اس کا آغاز بھی نقیب اللہ کے قتل کے ساتھ ہی ہوا تھا، اور اس کا بھی اس طرح ہوا تھا کہ وزیرستان سے ایک پورا محسود ٹرائب ہے بہت بڑا، وزیرستان سے وہاں سے یہ لوگ آئے تھے، جنوبی وزیرستان تھے، اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، وہاں انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، اور وہاں سے یہ پی ٹی ایم پشتون جو ہے وہ موومنٹ جو ہے وہاں سے اس کا جو ہے وہ شروعات ہوئی تھی۔ تو انتہائی افسوسناک اس کیس کا ہر ایک پہلو، اس کیس سے جڑے ہوا ہر ایک لمحہ، اس کیس سے جڑی ہر ایک جو کڑی ہے وہ انتہائی دردناک ہے، وہ اتنی کربناک ہے کہ اس کی وحشت، اس کی جو کربناکی ہے، اس کا اندازہ آپ اور میں بالکل بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس کے ساتھ یہ گزری ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہائر کورٹس ہیں وہ کچھ بہتر فیصلے دیں گی، لیکن اگین وہی بات ہے، بات فیصلوں پہ تبھی جائے گی جو آپ کی ہائر کورٹس ہیں ہماری، وہ کس بیس کے اوپر فیصلہ کریں گی۔ جب آپ نے کیس کو اتنا زیادہ بگاڑ دیا ہے کہ آپ کی جو عدالت ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ عدالت اس بات کو مان چکی ہے کہ یہ فیک انکاؤنٹر ہے، یہ ایک جعلی مقابلہ ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ اس بات کو ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے جو ہماری استغاثہ ہے، تو کس طرح سے عدالت جو ہے اس کو سزا دیتی۔ بہرحال جی ہم افسوس کر سکتے ہیں، ماتم کر سکتے ہیں اس نظام عدل پہ، اس نظام انصاف پہ، اس ظلم کے نظام پہ، ظلم کے سسٹم پہ، کہ جس میں پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کو مرنا ہوگا، کتنے لوگوں کو جانیں دینی ہوں گی، کتنے لوگوں کو گولیاں کھانی ہوں گی، اور شاید اس کے بعد بھی اس ملک میں نہ تو انصاف قائم ہوگا اور نہ ہی کچھ اور ہوگا۔ پتہ نہیں یہ ظلم کے جو سلسلے ہیں، ظلم کی جو کڑیاں ہیں، یہ کب تک رہیں گی۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ کے تمام عزیز و اقارب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ بہت شکریہ۔